हेलो स्टूडेंट्स, आर के शर्मा चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एनएएस एग्ज़ाम 2021 के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे और आपका कक्षा 10 के गणित विषय का पहला क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किसी भी धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर मौजूद होते हैं, जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर को संतुष्ट करना चाहिए। तो आपके पास आर का मान क्या होना चाहिए ये बताना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन ये है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो अन्य धनात्मक पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। तो आपका ऑप्शन यानी आपका ऑप्शन द सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, संख्या 12, 16, 18 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ होगा। तो आपको संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 में पहले 2 का भाग जाएगा, वो 6 बार जाएगा। 6 में फिर 2 का भाग जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। यानी आप 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हो, यानी 12 को 2 की पावर 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार आपको 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और 16 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप इसमें 2 का भाग दोगे, और 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा। 8 में फिर वापस 2 का भाग जाएगा 4 बार, और फिर 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। यानी आप 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो, यानी 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है। 18 को अभाज्य गुणनखंड करते समय सबसे पहले इसमें 2 का भाग दिया जाएगा, और 2 का भाग 18 में 9 बार जाता है। फिर 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। यानी 18 को 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है, या आप इसे 18 को 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख सकते हो। फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 20 में 2 का भाग देना है, और 20 में 2 का भाग आपके पास 10 बार जाएगा। 10 में वापस 2 का भाग जाएगा, वो 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग देते हो तो 1 प्राप्त होता है। यानी 20 को आप 2 गुणा 5 लिख सकते हो, यानी 20 को 2 की पावर 2 गुणा 5 लिखा जा सकता है। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी अधिकतम पावर लेनी है। यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। अधिकतम पावर अगर लेते हो तो 2 की पावर 4 हो गई। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर नहीं है, इसमें 3 की पावर 2 है, और इसमें भी 3 की पावर नहीं है। यानी अधिकतम पावर अगर 3 की लेते हो तो 3 की पावर 2 होगी, और 5 की पावर इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। यानी आपके पास 5 की पावर अधिकतम 1 होगी। यानी 2 की पावर 4 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो, और 3 की पावर 2 को 3 गुणा 3 लिख सकते हो, और 5 को गुणा 5 लिख लिया। तो जब आपने 5 गुणा 3 गुणा किया 15, 15 को 3 से गुणा किया तो 45, 45 को 2 से किया तो 90, 90 को 2 से गुणा किया तो 180, 180 को 2 से किया तो 360, और 360 को 2 से गुणा किया तो 720 हो गया। यानी संख्या 12, 16, 18 और 20 का एलसीएम 720 होगा। और जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें जो संख्याएं कॉमन आ रही है उन संख्या का आप न्यूनतम पावर लेते हो, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। तो इनमें 2 की पावर 2 है 12 में, 16 में 2 की पावर 4 है, 18 में 2 की पावर 1 है, और 20 में 2 की पावर 2 है।
तो न्यूनतम पावर लेते हैं तो HCF आपके पास 2 हो गया, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 12, 16, 18 और 20 का LCM 720 होगा और HCF 2 होगा, यानी आपका ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न, यदि A और B दो इस प्रकार की विषम अभाज्य संख्याएं हैं कि A इज ग्रेटर देन B, यानी A का मान B से बड़ा है, तो A² - B² का मान होगा। तो जब आपको दो विषम अभाज्य संख्याएं दे रखी हो और उसमें अगर A का मान B से बड़ा है तो A² - B² का मान हमेशा सम संख्या होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि A बराबर आपके पास 7 है और B बराबर 5 है, जहाँ A का मान है वो B से बड़ा है और 7 और 5 आपके पास विषम अभाज्य संख्या हैं। तो A² - B² का अगर मान निकालते हो तो A का मान आपके पास 7 था तो 7 का स्क्वायर हो गया और B का मान 5 था तो 5 का स्क्वायर हो गया, यानी 7² - 5², 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 49 - 25 आपके पास 24 प्राप्त हुआ है, जो आपके पास एक सम संख्या है, यानी आपका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी आपको बताना है अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। √2 और √3 ये दोनों वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होने की वजह से अपरिमेय संख्या होगी। √2/√5 दो अपरिमेय संख्याओं की विभाजन संक्रिया होने के कारण अपरिमेय संख्या है, लेकिन √80/√125 को जब आप हल करते हो तो √80 को √2×2×2×2×5 लिखा जा सकता है और 125 को √5×5×5 लिखा जा सकता है। यानी आप √80 का अगर वर्गमूल निकालते हो तो 2×2 √5 हो गया, यानी 4√5 हो गया और 125 का अगर वर्गमूल निकालते हो तो 5√5 हो गया। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 बचेगा और 4/5 एक परिमेय संख्या है, यानी आपका ऑप्शन 10 सही होगा। ऑप्शन 10 सही होगा। यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -6 है तथा गुणनफल 8 है तो द्विघात समीकरण होगा। मूल बोल दो चाहे शून्यक बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो अगर आपके पास मूलों का योग आपको दे रखा है वो -6 है और मूलों का गुणनफल आपके पास +8 है, मूलों का योग व गुणनफल दिए होने पर द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है और वो सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। x² की जगह x² आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, मूलों का योग आपके पास -6 है इंटू x हो गया और प्लस मूलों का गुणनफल आपके पास 8 है। x² माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस देगा तो प्लस का 6x हो गया और +8, यानी आपके पास अगर मूलों का योग -6 है तथा गुणनफल 8 है तो आपके पास द्विघात समीकरण x² + 6x + 8 प्राप्त होगा, यानी आपका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6, निर्देशांक 4, -6 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? तो ये बिंदु आपके पास चतुर्थांश में होगा, क्योंकि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं यानी दोनों धनात्मक होते हैं तो वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, और अगर कोई बिंदु -x, y के रूप में होता है
यानी अक्ष का गुणांक, अक्ष का जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक हो और y का निर्देशांक धनात्मक हो तो वो बिंदु आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। और अगर दोनों ही जो निर्देशांक है अक्ष और y का निर्देशांक दोनों ही ऋणात्मक हो तो वो तृतीय चतुर्थांश में यानी थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। और अगर आपके पास अक्ष का मान धनात्मक हो और y का मान ऋणात्मक हो तो वो बिंदु आपके पास चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी आपका ऑप्शन द सही होगा। प्रश्न नंबर 7, समीकरणों x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 20 के कितने हल संभव हैं। तो आप x माइनस 2y बराबर 0 हो गया, ये आपके पास समीकरण 1 हो गई। और 3x प्लस 4y बराबर 20 है, तो अगर 20 का पक्षांतरण करते हो और LHS में लेके आते हो तो आपके पास समीकरण बनेगी 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। इसे आपने समीकरण 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 की तुलना अगर आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करते हो तो a1 आपके पास 1 प्राप्त हो जाएगा, b1 आपके पास -2 प्राप्त हो जाएगा और c1 का पद नहीं है तो ये c1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप समीकरण 2 की तुलना दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप से करते हो तो आपके पास a2 का मान 3 होगा, b2 का मान आपके पास प्लस का 4 होगा और c2 का मान आपके पास माइनस का 20 होगा। यानी आपके पास a1 बट्टा a2, a1 का मान आपके पास 1 था, a2 का मान आपके पास 3 था, तो a1 बट्टा a2 आपके पास 1 बट्टा 3 हो जाएगा। b1 बट्टा b2 यानी b1 का मान आपके पास माइनस का 2 था, b2 का मान प्लस का 4 था और ये दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो आपके पास b1 बट्टा b2 का मान माइनस के 1 बट्टा 2 हो जाएगा। और c1 बट्टा c2 आपके पास c1 का मान 0 था और c2 का मान -20 था तो 0 बट्टा -20 यानी 0 हो जाएगा। इसमें आपके पास a1 बट्टा a2 का मान और b1 बट्टा b2 का मान दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण निकाय संगत होगा, यानी समीकरणों x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 20 के केवल एक अद्वितीय हल संभव है, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र काम में लिया जाता है और द्विघाती सूत्र आपके पास होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी आपके पास ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी एपी का प्रथम पद a है तथा सार्वंतर d है तो n पदों का योगफल होगा। अगर किसी एपी का प्रथम पद a दे रखा है और सार्वंतर d दिए होने पर n पदों का योगफल Sn होता है, वो n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न नंबर 10, किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 180 है, यानी A सेट आपके पास 180 हो गया एवं इसी श्रेणी के 9 पदों का योग 225 है, यानी S9 बराबर आपके पास 225 हो गया। तो इस श्रेणी का 9वां पद क्या होगा। तो आपको दे रखा है कि श्रेणी के 8 पदों का योग यानी A सेट आपके पास 180 है, श्रेणी के 9 पदों का योग S9 बराबर आपके पास 225 है और श्रेणी का 9वां पद बराबर आपके पास हो जाएगा
S9 माइनस S8 यानी 225 माइनस 180 यानी 45, और आपका ऑप्शन एस सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, एक स्कूल के एनएएस परीक्षा में प्रथम 8 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देने के लिए 800 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रथम पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। प्रथम 8 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार दिया जाना है, यानी आपके पास n का मान 8 हो जाएगा, n बराबर 8 हो गया, और कुल आपके पास 800 रुपये की राशि रखी गई है, तो SN आपके पास 800 हो गया, n बराबर 8 हो गया, और जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो D बराबर -20 हो गया। और मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार की राशि है वो A रुपये है, तो आपके पास n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, और SN आपके पास 800 रुपये है, बराबर हो गया n/2, यानी n का मान 8 है तो 8/2 हो गया, गुणा 2a, a का मान निकालना है तो 2a प्लस n आपके पास 8 है तो 8 - 1 इंटू डी यानी -20, यानी 800 बराबर आपके पास 8/2 हो गया 4, 2a और 8 - 1 आपके पास 7 हो गया, गुणा -20 हो गया, यानी 800 बराबर आपके पास 4 गुणा 2a, और 7 को माइनस के 20 से गुणा करने पर माइनस का 140 आ गया, यानी 800 बराबर आपके पास हो गया 4 गुणा 2a माइनस 140। 800 बराबर जब 4 को अंदर गुणा किया जाएगा तो 4 2a से गुणा होगा तो 8 हो गया, और 4 को जब माइनस 140 से गुणा करोगे तो माइनस का 560 होगा, यानी 8 बराबर आपके पास अगर 560 का पक्षांतरण करते हो तो ये इधर माइनस में अदर साइड में जाके ये प्लस का होगा, तो 8 बराबर 800 प्लस 560 यानी 1360 रुपये हो गया। आपको ए का मान चाहिए तो ए बराबर आपके पास 1360/8 यानी 170 प्राप्त होगा, यानी ए आपके पास 170 होगा, और ए आपने प्रथम पुरस्कार की राशि मानी थी तो प्रथम पुरस्कार की राशि आपके पास 170 रुपये हो जाएगी। यानी आपका सही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं त्रिभुज DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो ये संगत भुजाएं हैं, तो ये संगत भुजाओं का अनुपात है, लेकिन इसके वर्गों का अनुपात होना चाहिए, तो आपका ए और ब ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ये केवल संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात नहीं। से आपके पास AB की संगत भुजा अगर आप देखते हो, AB की संगत भुजा आपके पास DE है, तो ये इसके वर्गों का अनुपात होगा, यानी आपका ऑप्शन से सही होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन से त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं? तो सभी समरूप समबाहु त्रिभुज आपके पास समरूप होते हैं, तो आपका ऑप्शन से सही होगा। प्रश्न नंबर 14, बिंदु P 3,2 तथा Q -2, -3 के बीच की दूरी क्या होगी? आपको बिंदु P के निर्देशांक 3,2 दे रखे हैं तथा बिंदु Q के निर्देशांक -2, -3 दे रखे हैं, यानी आपके पास x1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान -2 हो जाएगा, y1 का मान आपके पास 2 हो जाएगा और y2 का मान -3 हो जाएगा। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है
दूरी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास -2 है, x1 आपके पास माइनस और x1 का मान आपके पास 3 है, तो रूट -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 आपके पास -3 है, फिर माइनस का चिन्ह और फिर y1 आपके पास 2 है, तो -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। -2 माइनस 3 आपके पास -5 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया प्लस -3 -2 आपके पास -5 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया। यानी आपके अंदर वर्गमूल के अंदर रहा -5 का होल स्क्वायर यानी 25 और -5 का होल स्क्वायर यानी 25, यानी वर्गमूल के अंदर 50 प्राप्त हो गया। और 50 को आप 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो, यानी आपके पास 5 रूट 2 इकाई होगी। यानी बिंदु P और Q के बीच की जो दूरी होगी वो 5 रूट 2 इकाई होगी, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न नंबर 15, बिंदुओं 4, -3 और बिंदु B 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो आपके पास एक रेखाखंड ले लेते हैं ए बी। ए के निर्देशांक आपके पास 4, -3 है, बी के निर्देशांक 8, 5 है, और इस बिंदु को मिलाने, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y हैं वो 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो माना बिंदु P x, y बिंदु A 4, -3 और बिंदु B 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतः विभाजित करता है। आपके पास अनुपात 3:1 है, तो m1 का मान आपके पास 3 हो गया, m2 का मान आपके पास 1 हो गया। पहले बिंदु के निर्देशांक आपके पास 4 है, तो ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया। यानी x1 का मान आपके पास 4 हो गया, x2 का मान 8 हो गया, y1 का मान आपके पास -3 हो गया, y2 का मान आपके पास प्लस का 5 हो गया, और m1 का आपके पास 3 हो गया और m2 का मान 1 हो गया। और अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। m1 का मान आपके पास 3 है, x2 का मान 8 है, तो 3 गुणा 8 प्लस m2 का मान 1 है, और x1 का मान 4 है, तो 1 गुणा 4 अपॉन हो गया m1 प्लस m2 3 प्लस 1 4, यानी 3 गुणा 8 आपके पास 24 हो गया, 1 गुणा 4 आपके पास 4 हो गया, 24 प्लस 4/4 यानी 28/4, और 28/4 का मान 7 हो गया। यानी बिंदु P का x निर्देशांक आपके पास 7 हो गया। इसी प्रकार आपके पास m1 का मान 3 है, y2 का मान 5 है, प्लस m2 का मान 1 है, और y1 का मान आपके पास -3 है, अपॉन हो गया आपके पास 3 प्लस 1, यानी 3 गुणा 5 15 हो गया, और प्लस का 1 माइनस का 3 आपके पास माइनस का 3 हो गया, तो 15 - 3 बट्टा 3 प्लस 1 4 हो गया, यानी 12/4 यानी 3 हो गया, यानी y निर्देशांक आपके पास 3 होगा। अतः बिंदु A 4, -3 और बिंदु B 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 7, 3 होंगे। यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 16, एक समकोण त्रिभुज के लिए निम्न में से साइन थीटा को प्रदर्शित करने वाला अनुपात है, और साइन थीटा बराबर आपके पास लंब बटा कर्ण होता है, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा।
प्रश्न नंबर 17, त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमितीय अनुपात tan a बराबर 3/4 है तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होगा। अगर आप सीधा देखते हो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है जिसका मान सदैव 1 होता है। और अगर आप इसको हल करना चाहो तो आपको दे रखा है कि tan a बराबर 3/4 है तो लंब बटा आधार tan a बराबर आपके पास लंब बटा आधार होता है तो लंब का मान आपके पास 3 हो गया और आधार का मान 4 हो गया। और समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर आप इसको लगाते हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होता है और आधार आपके पास 4 था तो 4 का स्क्वायर हो गया और लंब आपके पास 3 था तो 3 का स्क्वायर हो गया यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपके पास 25 हो गया और कर्ण बराबर √25 हो गया, कर्ण बराबर 5 हो गया। अब आपको साइन ए का मान चाहिए तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण हो गया तो साइन ए बराबर आपके पास लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है तो 3/5 हो गया और साइन स्क्वायर ए बराबर आपके पास 3/5 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। कोस ए बराबर आपके पास आधार बटा कर्ण होता है, कोस आधार का मान आपके पास 4 है, कर्ण का मान 5 है तो 4/5 हो गया। कोस स्क्वायर ए आपके पास 4/5 का होल स्क्वायर होगा यानी कोस स्क्वायर ए बटा बराबर हो गया आपके पास 16/25 और जब इन दोनों का आप सम करते हो 16/25 यानी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर आपके पास 16/25 प्लस 9/25 होगा, 16 प्लस 9/25 हो गया और 25/25 आपके पास 1 होता है यानी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है यदि आपके पास थीटा का मान समान है तो, यानी आपका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18, ऊर्ध्वाधर मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो दिया है आपको कि एक मीनार मान लेते हैं ए बी है, उसके आधार बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी 15 मीटर है तथा शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार की ऊंचाई आप h मान लेते हो। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में आपके पास tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी हो गया और ए बी आपने मीनार की ऊंचाई है जो h मानी है और थीटा आपके पास 60 डिग्री है तो tan 60 बराबर h बट्टा और बी सी आपके पास 15 हो गया तो tan 60 बराबर h बट्टा 15 हो गया। tan 60 का मान आपके पास √3 रहता है तो √3 बराबर h बट्टा 15 हो गया यानी h बराबर आपके पास 15√3 हो गया यानी आपका ऑप्शन 10 सही हो गया। प्रश्न नंबर 19, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है तो आपका ऑप्शन ऐसा ही होगा। PT तथा PS दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS बराबर 60 डिग्री हो तो OTS का मान क्या होगा। अगर कोण TPS ये वाला कोण अगर आपके पास 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये चतुर्भुज हो गया आपके पास OTPS
और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन ये वर्त का केंद्र है और इस वर्त के केंद्र को वर्त की स्पर्श बिंदु से मिलाने वाला ये जो रेखाखंड होगा वो इस स्पर्श रेखा पे लंब होगा, यानी ये कोण आपके पास 90 होगा। और ये भी वर्त के केंद्र को वर्त के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड है जो स्पर्श रेखा पे लंब है, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। तो वर्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कोण OTP ये वाला कोण बराबर 90 डिग्री हो गया। और कोण OSP यानी ये वाला कोण भी आपके पास 90 डिग्री हो गया। तो चतुर्भुज OTPS में क्या हो गया, कोण TOS प्लस कोण OTP प्लस कोण OSP प्लस कोण TPS बराबर 360 डिग्री। कोण TOS प्लस OTP बराबर 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये इस पे लंब था। कोण OSP भी 90 डिग्री हो गया और कोण TPS आपको 60 डिग्री दे रखा है बराबर 360 हो गया। यानी कोण TOS प्लस 90 और 90 180 हो गया और 60 240 हो गया, यानी कोण TOS प्लस 240 बराबर 360 हो गया। कोण TOS बराबर 360 माइनस 240 यानी 120 हो गया। और त्रिभुज OTS में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण OTS प्लस कोण OST प्लस कोण TOS बराबर 180 हो गया। कोण OTS प्लस कोण OTS, क्योंकि कोण OST और OTS एक ही वर्त की त्रिज्या द्वारा बनाए गए कोण है, अतः यह बराबर होंगे। तो आप OST की जगह OTS रख सकते हो। तो कोण OTS प्लस कोण OTS प्लस 120 बराबर 180 हो गया। कोण OTS प्लस OTS, दो कोण OTS प्लस 120 बराबर 180 हो गया। दो कोण OTS बराबर 180 माइनस 120 हो गया। तो दो कोण OTS बराबर 60 डिग्री हो गया। आपको कोण OTS का मान चाहिए, 2 इधर गुणा में दूसरी साइड में जाने पर यह भाग में जाएगा। तो कोण OTS बराबर 60/2 हो गया। तो OTS बराबर आपके पास 30 डिग्री हो गया। यानी आपका आंसर ब सही होगा। वर्त के किसी बिंदु P पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वर्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु पर अधिकतम एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपका ऑप्शन स सही होगा। एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले मिट्टी के शंकु को गोले के आकार में बदल दिया गया। इस गोले की त्रिज्या होगी, यानी एक शंकु था जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर थी और त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर थी। उस शंकु को आपने एक गोले में बदल दिया है। तो शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है h जो 24 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या आपके पास 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उनका आयतन समान रहता है। यानी पहले जो आकृति थी वो आपके पास शंकु थी और बाद में जो बदलने पे जो आकृति बनी है वो गोला बना है। तो यानी आपके पास शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। और शंकु का आयतन आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और गोले का आयतन आपके पास 4/3 पाई r क्यूब होता है। यानी 1/3 गुणा पाई गुणा r। शंकु की त्रिज्या आपके पास 6 थी तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 हो गया। और शंकु की त्रिज्या आपके पास 24 थी तो गुणा 24 हो गया। और गोले का आयतन आपको निकालना है तो 4/3 पाई r क्यूब। अब r क्यूब का मान आपको चाहिए तो 4/3, 4 इधर गुणा में है, 4 पाई इधर गुणा में है तो ये भाग में जाएगा और 3 इधर भाग में है तो गुणा में जाएगा और बराबर में r क्यूब रहेगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यानी r क्यूब बराबर आपके पास 6 गुणा 6 गुणा 6 रहेगा। यानी r बराबर आपके पास क्यूब रूट 6 गुणा 6 गुणा 6 हो जाएगा।
और r बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाने से बनने वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेमी क्यूब है। अगर आपके पास घन का आयतन 64 सेमी क्यूब दे रखा है तो भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो भुजा क्यूब बराबर 64 हो गया, तो भुजा बराबर क्यूब रूट 64 हो गया। और क्यूब रूट 64 यानी इसको आप 4 लिख सकते हो क्यूब रूट, और भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर हो गई। अतः घन की लंबाई आपके पास 4 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई आपके पास 4 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। घन के दो संलग्न फलकों को मिलाने पर घनाभ बन रहे हैं, तो घनाभ की लंबाई आपके पास डबल हो जाएगी, यानी 4 + 4 8 हो जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई समान रहेगी तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके पास 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो बराबर हो गया 2 गुणा लंबाई आपके पास 8 है, जहाँ 8 गुणा 4 हो गया, प्लस चौड़ाई आपके पास 4 है तो 4 गुणा 4 हो गया, प्लस 4 गुणा 8 हो गया, 8 गुणा 4 आपके पास 32 हो गया, 4 गुणा 4 आपके पास 16 हो गया और 4 गुणा 8 32 हो गया, तो 2 गुणा 32 प्लस 16 प्लस 32 हो गया। और जब 32 16 और 32 को जोड़ते हो तो 80 होता है, यानी 2 गुणा 80 हो गया, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या वर्ग सेमी होगा, यानी आपका ऑप्शन स सही होगा। प्रश्न नंबर 24, शंकु का आयतन समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन की तुलना में होता है। तो शंकु का आयतन आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और बेलन का आयतन आपके पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी शंकु का आयतन है वो समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी आपका ऑप्शन द सही होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आपको बताना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं आपके पास 2 3 5 7 और 11 होती है और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है परिणामों का योग बटा कुल परिणाम। परिणामों का योग करते हो तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 होगा, बट्टा 5 हो गया, और 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 11 28 हो गया, तो 28/5 यानी 5.6 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन स सही होगा। प्रश्न नंबर 26, 15 5 3 11 7 2 और 13 की माध्यिका का मान होगा। तो आपको ये संख्याएं दे रखी है और दी गई संख्याओं का अगर आपको माध्यिका निकालनी है या माध्यक निकालना है तो पहले उन संख्याओं को आरोही क्रम में बदलते हैं। तो दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में बदलने पर सबसे पहले संख्या 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 11, फिर 13, फिर 15 आएगी। और दी गई कुल संख्याएं हैं, अगर इनको आप गिनते हो कि ये संख्याएं कितनी है तो ये 7 संख्याएं हैं और जो 7 है वो एक विषम संख्या है। अतः माध्यिका जो होगी वो n + 1/2, यानी n का मान आपके पास 7 है तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी चौथा पद होगा। और आरोही क्रम में बदलने के बाद में चौथा पद आपके पास पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी 7वां पद है, यानी चौथा पद आपके पास 7 है, अतः माध्यिका आपकी 7 होगी, यानी आपका ऑप्शन स सही होगा।
प्रश्न नंबर 27, 3, 5, 4, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 5 में बहुलक होगा। तो आपको देखना है, एक सारणी बना लेते हैं कि कौन कौन से चर हैं। तो चर 1, 2, 3, 4 और 5 हैं और इनकी बारंबारता देख लेते हैं, यानी एक कितनी बार है, एक बार है, दो दो बार है, तीन आपके पास चार बार है, चार तीन बार आए हैं, पाँच दो बार आए हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता है वो 4 है, जिसके संगत चर का मान 3 है, यानी आपकी बहुलक है वो 3 होगा। तो आपका ऑप्शन से सही होगा। प्रश्न नंबर 28, किसी पास्य की एक उछाल में कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी। तो किसी पास्य की एक उछाल में कुल संभावित घटनाएं 6 होती है, यानी आपका ऑप्शन से सही होगा। प्रश्न नंबर 29, किसी बैग में 4 लाल, 3 हरी और 2 सफ़ेद मास्क रखे हुए हैं। नीलिमा बैग में से एक मास्क यादृच्छिक रूप से निकालती है, तो लाल रंग का मास्क निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपके पास लाल मास्क 4 हैं, हरे मास्क आपके पास 3 है, सफ़ेद मास्क 2 हैं, यानी कुल मास्क आपके पास 4 + 3 + 2 यानी 9 हो जाएंगे। और लाल मास्क होने की प्रायिकता आपके पास लाल मास्क बटा कुल मास्क हो जाएंगे, यानी कुल लाल मास्क आपके पास 4 थे और कुल मास्क 9 थे। तो आपके पास लाल मास्क निकलने की प्रायिकता 4/9 होगी, यानी आपका ऑप्शन द सही होगा। प्रश्न नंबर 30, ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ललित द्वारा तीरंदाजी में 5 में से 3 निशाना सही लगाए जाते हैं। यदि वह एक बार तीर चलाता है तो उसका निशाना सही नहीं लगने की प्रायिकता क्या होगी। तो सही निशानों की संख्या आपको बता रखी है 3 है, कुल निशानों की संख्या 5 है। निशाना सही होने की प्रायिकता यानी PE आपके पास हो जाएगा सही निशाने बट्टा कुल निशाने, और सही निशाने आपके पास 3 है और कुल निशाने 5 है। तो सही निशाना लगने की प्रायिकता आपके पास 3/5 होगी और निशाना सही नहीं होने की प्रायिकता आपके पास होगी 1 - PE, यानी 1 - निशाना लगने की प्रायिकता आपके पास 3/5 है। तो 1 में से अगर आप घटाते हो तो 2/5 हो गया, यानी निशाना सही नहीं होने की प्रायिकता आपके पास 2/5 होगी, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा।